दोस्तों आज एक कमाल की कंपनी का ना बिजनेस एनालिसिस करने वाले हैं। और अगर आप मार्केट में शॉर्ट टर्म जो नॉइज चल रहा है इतना उसको अवॉइड कर सकते हो और 2-3 साल के लिए कोई ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो कि जहां पर काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल सुधरने वाले हैं, तो फिर आज की कंपनी आपको बिल्कुल निगाह में रखनी चाहिए। और सुनील सिंघानिया साहब का जो एप्कस फंड है उनकी भी इन पर निगाह है, वो भी मैं बताऊंगा क्यों। जानते हैं आज की वीडियो में। तो दोस्तों स्टॉक मंथन सीरीज जो हमने स्टार्ट की है जिसमें काफ़ी बिजनेसेस के हम एनालिसिस करेंगे, तो इसमें नंबर 4 स्टॉक पे हम आ गए हैं। अगर आपने अभी तक के नंबर 1, 2 और 3 स्टॉक मिस किए हैं तो चैनल पे जाके आप देख सकते हो। और आप में से बहुत से लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग बिजनेसेस हम डिस्कस करते रहते हैं अपने चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पुरानी ये वीडियो देख लेना। तो वीडियो की शुरुआत में डिस्क्लेमर, इस वीडियो में जो भी डिस्कशन हो रहा है ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये स्टॉक ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में है और मैंने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है। माय नेम इज हरदीप सिंह, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो प्लीज डोंट टेक एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम दिस वीडियो। अगर फ्री में हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारे साथ वहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज बात कर रहे हैं हम इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट अम्यूजमेंट पार्क कंपनी, जो लगभग 5 अम्यूजमेंट पार्क अभी के टाइम पे ऑपरेट कर रही है। मल्टी सिटी में इनके ये पार्क्स है। इस कंपनी का नाम है दोस्तों वंडरला हॉलीडेज। आप में से बहुत से लोग अगर साउथ इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी फैमिलियर नेम है। नॉर्थ में अभी भी ये कंपनी सोच रही है कि कितनी जल्दी कोई एक नया अम्यूजमेंट पार्क ओपन किया जाए। तो कंपनी अगर बात करें तो लगभग इनके 5 पार्क्स अभी के टाइम पे और एक रिसोर्ट है। तो 5 में से लगभग 80% जो रेवेन्यू आता है वो साउथ से आता है, क्योंकि जो मेजर इनके कोची, बेंगलुरु, हैदराबाद ये जो है पार्क है ये साउथ में है। इसके अलावा ईस्ट में इन्होंने भुवनेश्वर में लास्ट ईयर अपना पार्क ओपन किया था, लेकिन अभी भी वो रैंप अप स्टेज में है। और रिसेंटली दिसंबर में इन्होंने चेन्नई में भी एक अपना पार्क, अम्यूजमेंट पार्क ओपन किया है, जो कि अभी सॉफ्ट ओपनिंग उसकी हुई है, उस पर भी अभी आगे बात करेंगे। तो अगर बात करेंगे ये कंपनी पैसा कैसे कमाती है, तो जो अम्यूजमेंट पार्क की टिकट्स है वहां से लगभग 70% रेवेन्यू जनरेट करती है। और उसके अलावा जो 30% रेवेन्यू आता है उसमें नॉन टिकटिंग रेवेन्यू है, यानी कि जब आप किसी अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, वाटर पार्क में जाते हैं, तो वहां पर जो आप खाने पे खर्चा करते हैं तो वो नॉन टिकटिंग रेवेन्यू में ये काउंट कर रहे हैं। इसके अलावा जो इनका बेंगलुरु में रिसोर्ट है एशले, उसका भी लगभग 6% का रेवेन्यू ये जनरेट कर रहे हैं अभी के टाइम पे। अगर इसके कस्टमर की बात करें तो इसके कस्टमर कौन से, इसके कस्टमर है यूथ या फैमिली के साथ जब आप जाते हैं, स्टूडेंट्स और स्कूल के स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट जब उनकी विजिट्स होती है, जब वैकेशंस आती है। इसके अलावा कॉर्पोरेट्स जब कभी सेल्स मीट करनी होती है तो ऐसी जगहों को सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पर कॉर्पोरेट्स की विजिट होती है। तो थोड़ा सा सीजनल बिजनेस है। अगर बात करोगे 4 क्वार्टर होते हैं, तो जो जून क्वार्टर होता है और जो दिसंबर क्वार्टर होता है वो इनके लिए काफ़ी अच्छा होता है बिजनेस के लिए। डिफरेंट पार्क्स के अगर रेवेन्यू की मैं बात करूँ तो बेंगलुरु वाले पार्क से इनका 41% रेवेन्यू आता है, वहीं कोच्चि से 27%, हैदराबाद से 26%। और अभी भुवनेश्वर, जैसे मैंने आपको बोला कि लास्ट ईयर इन्होंने स्टार्ट किया, तो वहां से 6% का रेवेन्यू आता है। और अभी दिसंबर से सॉफ्ट ओपनिंग के बाद चेन्नई वाले पार्क ने भी रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। और चेन्नई की बात मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन है कि जो सबसे बड़ा अभी का इमीडिएट ग्रोथ का ट्रिगर है अगले 2 साल तक, जहां से बम्पर ग्रोथ आनी है, वो है इनका चेन्नई का पार्क। अगर लैंड बैंक के हिसाब से देखा जाए तो अब तक का इंडिया का सबसे बड़ा पार्क है। पोटेंशियल कितना उस पार्क में, उसका पोटेंशियल है लगभग 10 से 12 लाख फुट एनुअल फुटफॉल्स का उसका पोटेंशियल है। तो काफी बड़ा एक ग्रोथ का ट्रिगर है वंडरला हॉलीडेज के लिए। और यही बात है कि अब वो पार्क स्टार्ट हो चुका है। पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि लेट ना हो जाए, एग्जीक्यूशन में डिले ना हो जाए, लेकिन अब सब चीज़ स्मूथ लाइन हो गई है। और अभी जो जून का क्वार्टर आएगा वो फुल स्ट्रेंथ में ये पार्क वहाँ उस टाइम पे अपनी जितनी भी राइड्स है उसको चलाएगा। अब एक और जो कंपनी काम कर रही है कि जो इनका एग्जिस्टिंग मैच्योर पार्क है, चाहे फिर आप बेंगलुरु पार्क की बात करो या कोची पार्क की बात करो, तो इनके पास अभी भी 30-40% अनयूज लैंड पड़े हुए हैं। तो जैसे इन्होंने बेंगलुरु में ये रिसोर्ट ओपन किया एशले का, ऐसे ही और भी जगह ये अब हैदराबाद में और कोच्चि में देख रहे हैं कि हमारे पार्क मैच्योर हो चुके हैं। फुटफॉल्स काफ़ी फ्लैट ग्रोथ या सिंगल डिजिट में फ्लैट ग्रोथ आ रही है वहाँ पर फुटफॉल्स की। तो ये अब रिसोर्ट्स का भी एक ऑप्शनैलिटी तलाश है कि उनको वहाँ पर रिसोर्ट्स भी ओपन किया जाए। इसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग मैच्योर पार्क है और जो नए पार्क है वहाँ पर नॉन टिकटिंग रेवेन्यू पे भी कंपनी का फोकस जा रहा है कि किस तरह से प्रीमियमाइजेशन करके टोटल आरपू को बढ़ाया जाए। तो प्रीमियमाइजेशन ये कंपनी अपना
फोकस कर रही है कि यहाँ से भी थोड़ा सा रेवेन्यू को बूस्ट मिले। अब मैं जो आपको शुरू में बोल रहा था कि सुनील सिंघानिया साहब का एप्कस फंड बेस पे निगाह रख रहा है, उसका रीज़न उसको उसका हिंट मुझे कैसे मिला, क्योंकि लगातार जब मैं कॉन कॉल सुनता हूँ तो उनकी तरफ से, जैसे आप देखेंगे नीरव सेवई जो एप्कस से क्वेश्चंस पूछते हैं कॉन कॉल में, तो लगातार 2-3 बार से उनकी कॉन कॉल में ये वो आ रहा है। तो इसका मतलब एप्कस फंड भी इस पे निगाह बनाए हुए है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है। अभी रिसेंट में कंपनी ने 2024 में क्यूआईपी भी किया था 550 करोड़ का, और कंपनी ने बोला था कि हम अब है ना हर 2-3 साल में अगर 2-3 साल में नेक्स्ट 2-3 साल में लगभग 2 नए पार्क ये चेन्नई के अलावा ओपन करने की सोच रहे हैं, और अगले 7 साल में ये 4 से 5 पार्क ओपनिंग के इन्होंने हिंट दिए है। सिर्फ दिक्कत इसकी आ रही है कि जो डिफरेंट स्टेट्स की गवर्नमेंट से इनकी बात चल रही है, वहां पर अभी थोड़ा सा अप्रूवल्स का इशू चल रहा है। अदरवाइज इन्होंने बोला है कि ये एमपी में भी बात कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी बात कर रहे हैं, हरियाणा गवर्नमेंट के साथ भी बात कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट स्टेट्स के साथ इनकी ऑलरेडी बात चल रही है, गुजरात में भी इनकी बात चल रही है। लेकिन बहुत जल्दी हो सकता है कि वंडरला हॉलीडेज की तरफ से अनाउंसमेंट आती दिखे कि ये नया कोई पार्क स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो चेन्नई के पार्क का काम था ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, कंपनी के पास अच्छा खासा कैश पड़ा है, और ग्रोथ का इनको क्लियर ट्रिगर है कि हमें जो ग्रोथ लानी है वो नए पार्क से लानी है, क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्क से सिंगल डिजिट से ज़्यादा फुटफॉल्स नहीं आ सकते। तो इस तरह की मैनेजमेंट जब सोच रही है, और जब आपको दिख रहा है कि मैनेजमेंट एक्सपेंशन करना चाहती है, फंड्स भी इन्होंने क्यूआईपी से उठा लिए है, अब वंडरला हॉलीडेज पे आपको क्यों निगाह रखनी चाहिए? तो सबसे पहले तो इंडिया का लार्जेस्ट अम्यूजमेंट पार्क ऑपरेटर है, मल्टी सिटी में इनके ऑपरेशंस है, और मैक्सिमम जो ये नए पार्क में राइड लाते हैं या एग्जिस्टिंग पार्क में नई राइड अगर लाते हैं, तो ये अपना इन हाउस इनका डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग रहता है, इसकी वजह से ना इनको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। तो 30% का कॉस्ट इनका बच जाता है वहां पर। और मैंने आपको बोला कि स्ट्रॉन्ग लैंड बैंक है, काफी अब तक जो पार्क है वहां पर ये लैंड को भी खुद ऑन करते हैं। हालांकि अब ये आगे जाके थोड़ा सा असेट लाइट मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं, और लीज के लिए भी देख रहे हैं कुछ पार्क्स में। तो अभी तक का काफी अच्छा लैंड बैंक इनके पास है, और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे इनके पास लैंड बैंक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिसोर्ट्स का भी प्लान कर रहे हैं, नई राइड्स भी ऐड कर रहे हैं एग्जिस्टिंग मैच्योर पार्क में, तो इनके पास अभी भी 30 से 40% अनयूज लैंड अभी भी इनके पास पड़ा हुआ है। और हाई एंट्री बैरियर है, काफ़ी हैवी कॉस्ट लगता है किसी एक पार्क को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, बनाने के लिए लगभग 200 से 600 करोड़ का इनका कॉस्ट लगता है। और इसके अलावा गवर्नमेंट के काफ़ी अप्रूवल लेने पड़ते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेने पड़ते हैं। और यही रीज़न है कि नए पार्क का अनाउंसमेंट जो कंपनी 1-1.5 साल पहले कर देना चाहिए था, अभी भी अनाउंसमेंट नहीं कर पाई है। लगभग 80% साउथ से आता है, क्यूआईपी की है, एक्सपेंशन करना है नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, तो विजिबिलिटी दिखती है कि फर्दर ग्रोथ कहाँ से आएगी बिजनेस में, वो विजिबिलिटी दिखती है। साथ में अगर इसका करंट वैल्यूएशन देखेंगे तो अपने हिस्टोरिकल लेवल पे अगर बात करोगे तो ये ईवी टू एबिटा लगभग 25 के करीब चलता था, अभी ये 17 के मल्टीपल के करीब ईवी टू एबिटा इनका चल रहा है। तो वैल्यूएशन भी करेक्ट हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा मार्केट की करेक्शन की वजह से, और कुछ जो एग्जिस्टिंग पार्क्स में थोड़ा सा ग्रोथ का वो था। तो अब लेकिन जब भुवनेश्वर का पार्क धीरे धीरे रैंप अप हो रहा है, और चेन्नई के पार्क से बूस्ट आता दिखेगा खासतौर पे जून के क्वार्टर में, तो फिर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी दिखती है आगे की। फंडामेंटल देखेंगे तो 3200 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी स्मॉल कैप कंपनी है, पी मल्टीपल 39 का है, आरओसी 8% की है। इसका एक रीजन है कि इतनी कम आरओसी क्यों, क्योंकि जो कैश इनकी बैलेंस शीट पे अभी उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, इस वजह से आपको आरओसी लोअर साइड दिख रही है। 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 17% की है। फ्री कैश फ्लो थोड़ा सा अभी रिसेंट में खर्चा किया है, तो वहां पर कैपेक्स लगातार हुआ है, नए पार्क को स्टार्ट करना था, अम्यूजमेंट पार्क को चेन्नई वाले को, तो खर्चा हुआ है, तो इसलिए फ्री कैश फ्लो कंपनी भी हाल फिलहाल में नहीं जनरेट कर पाई है। डेट फ्री कंपनी है, कोई डेट नहीं है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा कैश इनके पास पड़ा हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। प्रमोटर फैमिली अगर बात करोगे तो वी-गार्ड ग्रुप की प्रमोटर फैमिली है, और लगभग 62% करीब प्रमोटर होल्डिंग है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, करंट प्राइस का 511 रुपये का चल रहा है। ग्रोथ ट्रिगर क्या है इसमें, उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो ग्रोथ ट्रिगर दोस्तों, जो इमीडिएट 2 साल का रनवे हमें दिख रहा है, चेन्नई और भुवनेश्वर, दो नए पार्क से जो रेवेन्यू आना है, जो फुटफॉल्स आने हैं, वहां पर ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रह सकती है अगले 2 से 3 साल के लिए। और इन बिटवीन अगर कंपनी ने किसी नए पार्क की अनाउंसमेंट कर दी तो और बेटर हो जाएगा। तो रिसेंट में जो कैपेक्स हुआ, जो मार्केटिंग पे खर्चा हुआ, तो वो अब थोड़ा कम होता दिखेगा, तो ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन करेगा दोनों ही पार्क का FY27 से। और जैसे मैंने आपको बोला कि ऑप्शनैलिटी तलाश रहे, रिसोर्स अनयूज लैंड बैंक जो उनके पास है उसको यूज कर रहे हैं कि और रिसोर्ट या कुछ नई राइड्स
एग्जिस्टिंग मैच्योर पार्क में लाई जाए, तो वहाँ से ऑप्शनैलिटी आ रही है। और नए स्टेट से डिस्कशन ऑलरेडी चल रहा है, जो मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ। कभी भी अनाउंसमेंट आ सकता है, किसी भी दिन वंडरला हॉलीडेज BSE को अनाउंसमेंट अपना स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट कर सकता है कि हाँ इनकी बात हो गई, स्टेट में ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो अनाउंसमेंट कभी भी आ सकता है। मैं तो काफ़ी होपफुल हूँ कि नई अनाउंसमेंट आ सकती है कि जल्दी ही। साथ में जो ये कंपनी काम कर रही है, अभी इनकी स्ट्रेटेजी है कि ठीक है ग्रोथ तो हमारी नए उससे आएगी, लेकिन एग्जिस्टिंग में आरपू पे काम करो। जो टोटल आरपू अगर बढ़ाना है तो प्रीमियमाइजेशन करो, नॉन टिकटिंग रेवेन्यू को बढ़ाओ धीरे धीरे करके। साथ में जो अब ये ट्रेंड चल रहा है कि ये एक तरह से पहले लोगों का फोकस किस पे था कि यार AC खरीद लो, फ्रिज खरीद लो, वॉशिंग मशीन खरीद लो, लेकिन अब लोग है ना बाहर जाके आउटिंग करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस पे खर्चा करना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पर फिर इस तरह की इंडस्ट्री बूम करेगी इंडिया में, और डिस्पोजेबल इनकम जो लगातार इंडियंस की बढ़ रही है, तो फिर ऐसे ही कंजम्पशन का डिमांड आगे बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। हमने अच्छी बातें कर ली है, अब एक बार रिस्क फैक्टर पे भी बात कर ले। तो सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है इस पे कि जो एग्जिस्टिंग बेंगलुरु, कोच्चि, हैदराबाद वाले इनके पार्क्स है, जिनको काफी साल हो गए वहां से ना ग्रोथ नहीं आ रही है, बहुत सिंगल डिजिट में ग्रोथ है, कई बार फुटफॉल नेगेटिव भी हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न है। तो कंपनी को अगर ग्रो करना है तो डेडली श्योर है, कंपनी को भी ये बात पता है कि हमें नए पार्क्स ओपनिंग करनी पड़ेगी, और यही वजह है कंपनी ने बोला कि अगले 7 साल में वो 5 पार्क्स पे काम करने को सोच रहे हैं। और उन्होंने टारगेट भी रखा है कि हम असेट लाइट रखेंगे, तो 18 महीने के अंदर इन्होंने जैसे भुवनेश्वर को स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा ही कुछ वो नए पार्क्स के साथ भी करना चाह रहे हैं कि 200-300 करोड़ के कैपेक्स पे नया कोई पार्क हमारा स्टार्ट हो जाए। तो वो चीज़ है। साथ में कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट अप्रूवल्स का बड़ा इशू रहता है, गवर्नमेंट अप्रूवल्स की वजह से अब तक ही नए पार्क का अनाउंसमेंट नहीं कर पा रहे। तो और अलग अलग डिपार्टमेंट से अनाउंसमेंट लेना पड़ता है, सेफ्टी कंसर्न है काफ़ी ज़्यादा पार्क्स को लेके। और हाईली सीजनल बिजनेस है, अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो इनके पार्क्स में विजिट्स कम हो जाती है, अगर ज़्यादा बारिश होगी तो फुटफॉल्स गिर जाते हैं। तो काफ़ी सीजनल बिजनेस है, और साल के 4 क्वार्टर होते हैं, उसमें से 2 क्वार्टर में ही कंपनी अच्छा करती है, जून और दिसंबर के क्वार्टर में। और बाकी बचे 2 क्वार्टर जो जैन से मार्च का क्वार्टर है, या फिर जुलाई से सितंबर का क्वार्टर है, वहाँ पर कंपनी का थोड़ा सा बिजनेस डाउन रहता है। लेकिन कैपेक्स तो ऑलरेडी कर रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट तो इनकी है ऑलरेडी, तो वहाँ पर उन क्वार्टर्स में रेवेन्यू आपको गिरता दिखता है। तो सीजनल बिजनेस है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सबको पता है कि सीजनल बिजनेस है, तो अप एंड डाउन रहता है। इसलिए ईयर टू ईयर इन बिजनेस को देखना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा क्राइटेरिया है। और एग्जीक्यूशन का रिस्क है, अभी रिसेंट में जब इन्होंने सॉफ्ट ओपनिंग की थी दिसंबर में चेन्नई पार्क की, तो वहाँ पर थोड़ा सा स्टार्टिंग में हिकअप्स आए थे क्योंकि वेदर कंडीशन सुटेबल नहीं थी। तो थोड़ा सा एग्जीक्यूशन का रिस्क रह सकता है जब नए पार्क्स को ये ओपनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर एग्जीक्यूशन कैसा रहता है। तो ये थोड़े से कुछ रिस्क फैक्टर है जो आपको देखने चाहिए। तो ये कुछ ओवरऑल मैंने बात की है कि कैसे कंपनी में क्लियर दिख रहा है, 2 साल का रनवे दिख रहा है, नए पार्क्स की अनाउंसमेंट, चेन्नई भुवनेश्वर का पार्क, एग्जिस्टिंग पार्क से अगर अच्छी ग्रोथ नहीं आ रही है, एटलीस्ट सिंगल डिजिट में ग्रोथ फुटफॉल्स की आती रहे, प्रीमियमाइजेशन कंपनी काम करे, नॉन टिकटिंग रेवेन्यू पे बढ़ा रही है, और वैल्यूएशन रिसेंट में जो करेक्शन आई है उसकी वजह से EV टू EBITDA अभी 17 का हो गया है, तो काफ़ी फेयर वैल्यूएशन के करीब है। और बड़े बड़े फंड मैनेजर इस पे निगाह बना रहे हैं, हालांकि अभी तक नाम नहीं आया है कि उनकी तरफ से खरीदारी हो, लेकिन एप्कस फंड की लगातार कॉन कॉल में पार्टिसिपेशन दिखा रहा है कि बड़े फंड्स मैनेजर इस छोटी स्मॉल कैप कंपनी पे जो नीशे इंडस्ट्री में है उस पर निगाह बना के रखे हुए हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो आप लोगों से इस बिजनेस एनालिसिस में मुझे डिस्कस करने। तो फिर से लास्ट में डिस्क्लेमर मैं दे दूं कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, अपने क्लाइंट्स को भी मैंने रेकमेंड किया हुआ है, तो इस वीडियो के थ्रू कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा आप क्लैरिटी रखना। और ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ये सीरीज में और भी बिजनेस एनालिसिस मैं करने वाला हूँ, तो आप कोई भी बिजनेस एनालिसिस मिस ना करो। अगर पहले वाले मिस कर दिए तो चैनल पे जाके देख लो, और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके मुझे फीडबैक देना कि अगला कौन सा बिजनेस एनालिसिस मुझे करना चाहिए। यहाँ तक वीडियो में आने के लिए थैंक यू सो मच।